हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि एक रिटायर्ड यूएस आर्मी के ऑफिसर की है। आइए उनकी कहानी को अब उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम पॉल है और मैंने आर्मी में 2016 से 2020 तक काम करा है। तब तक जब तक मेरे को मेडिकली अनफिट बोल के डिस्चार्ज नहीं कर दिया गया। मेरे इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान मेरे साथ कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जो कि मैंने कभी भी किसी को भी नहीं बताई हैं, पर इनमें से एक घटना ऐसी है जो कि उन सबसे काफ़ी परे है। ऐसी है जो कि मुझे आज तक डरा देती है। मुझे उम्मीद है कि शायद इस बारे में बात करके मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये बात कभी भी किसी को नहीं बताई। 2019 में मैं एक छोटी सी अफ्रीकन कंट्री में था। यूएस आर्मी के वहाँ पर ज़्यादा सोल्जर्स नहीं हैं, यही कोई 200-300 सोल्जर्स होंगे। हमारा वहाँ पर रहने का मेन एम ये था कि हम वहाँ की लोकल आर्मी को ट्रेन कर सकें। उस कंट्री में उसी समय पर सिविल वॉर ख़त्म हुआ था, इसीलिए वहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल थे। कंट्री की नॉर्थ साइड पर इस्लामिक संगठन हमला कर रहे थे, जो कि यूएस के लिए एक चिंता का विषय था। और वेस्टर्न बॉर्डर की साइड जहाँ पर मैं तैनात था, वहाँ पर कई सारे बागी थे जो कि सरकार और हर एक चीज़ से नफरत करते थे। हमारा बेस एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में था। उस शहर में ज़्यादा नहीं, यही कोई 2-3 हज़ार की आबादी होगी। शहर में आए दिन दंगे फसाद होते रहते थे और हमारा काम था उन्हें शांत कराना। इसके अलावा जब सब कुछ सही रहता था, उस समय पर हमारे पास करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता था। हमें कुछ ऑर्डर्स और थे। वो ऑर्डर्स थे कि हमें जंगल की साइड वहाँ पर ज़्यादा नहीं घूमना है। इसके पीछे हमें कोई ख़ास रीज़न नहीं बताया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहर में ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो हम लोग अक्सर उन जंगलों में ही बिना किसी को बताए घूमने के लिए चले जाते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं न्यू जर्सी में हूँ, जहाँ पर बंदर या फिर ऐसे कोई भी जानवर आपको सड़क पर कभी नहीं दिखेगा। वो आपको दिखेंगे सिर्फ ज़ू के अंदर। और जब मैंने वहाँ पर बंदरों को हर एक पेड़ पर बैठे हुए देखा, उन पर उछल कूद करते हुए देखा, तो मेरे को लगा कि मैं शायद किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। हमें यहाँ पर कई बार चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे जानवर भी दिख जाते थे। वहाँ पर काफ़ी बड़े आकार के चूहे होते थे, जिनका कई लोग शिकार भी करा करते थे। हमारे बेस से लगभग 2 मील की दूरी पर एक बहुत बड़ी गुफा है, जिसका एक छोर तो वहीं पर था, एक झरने के ठीक पीछे छुपा हुआ, और दूसरा छोर किस जगह था ये हमें भी नहीं पता था। दरअसल उस झरने से जुड़ी मैंने कई सारी बातें सुनी थी। हमें पता लगा था कि सिविल वॉर के दौरान वहाँ पर कई सारे बच्चे और औरतें छुपे हुए थे उन लोगों से जिनसे उन्हें खतरा था, पर उन लोगों को ढूंढ लिया गया और उनको बागी सिपाहियों द्वारा उसी झरने के पीछे उसी गुफा के अंदर मार दिया गया। लोगों का कहना है कि गुफा के अंदर आज भी उनके खून के निशान हैं। एक और चीज़ जो लोग बताते हैं वो ये कि वहाँ पर दीवारों पर कुछ भयानक से दिखने वाले जीवों के चित्र बने हुए हैं, जो कि ना तो इंसान लगते हैं और ना ही जानवर। लोग कहते हैं कि वो शैतान है। मुझे नहीं पता कि वो चित्र वहाँ पर कैसे आए। क्या वहाँ पर वो उन बच्चों ने बनाए जो कि वहाँ पर छुपे हुए थे, या फिर वो उससे भी पहले वहाँ पर बने हुए थे। पर जब मैंने पहली बार खुद उस चित्र को देखा तो मैं भी काफ़ी हैरान हो गया, क्योंकि उस चित्र में मैं एक ऐसे इंसान को देख पा रहा था जो कि ऊपर से आधा जानवर के शरीर लिए हुआ था, जिसका ऊपर का शरीर किसी भेड़िए या हाइना जैसे जानवर का एक मिला जुला सा रूप लग रहा था। खैर, अब बढ़ते हैं असली वाक्य की ओर। मुझे याद है वो एक संडे का दिन था। मैं अपने साथी डेविड के साथ
उसी गुफा की तरफ जा रहा था। आसमान में भले ही बादल छाए हुए थे, पर गर्मी फिर भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। एक बार जब हम गुफा तक पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम थोड़ा अंदर गए और वहीं पर इधर उधर देखने लगे और वहीं पर बैठ गए। और उस समय पर लगभग 20 मिनट के बाद हमें गुफा के छोर की तरफ से कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं फ़ौरन खड़ा हो गया और डेविड भी, और तब हमने देखा कि गुफा के साइड से शायद 4 सिपाही गुफा के अंदर आए हैं और उन सब के पास बड़ी बड़ी गन्स थी। सबसे पहले जो ख्याल मेरे दिल में आया कि शायद वो यहाँ की गवर्नमेंट के सोल्जर्स हैं। मेरे मन में ये ख्याल आया कि अब हम अगर पकड़े गए तो हम पर क्या चार्जेस लगाए जाएंगे। पर तब मैंने ध्यान से देखा, उन लोगों ने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी। वो दरअसल बागी थे। शायद किसी तरह उन्हें हथियार मिल गए थे। मैंने अपनी गन निकालने का फ़ौरन सोचा, पर मैंने पाया कि शायद मैं अपनी गन को बेस पर ही छोड़ आया था। वो लोग जो कि अभी अभी वहाँ पर आए थे, उन लोगों ने बिना एक भी शब्द बोले अपनी बंदूकों को हमारे ऊपर तान दिया और उसके बाद एक के बाद एक गोली चला दी। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, पर मुझे ना तो दर्द महसूस हुआ और ना ही मुझे कहीं खून दिख रहा था, पर मुझे सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। चिल्लाने की, काफ़ी तेज़ चिल्लाने की, इतनी तेज़ कि मैंने ऐसी आवाज़ें पहले कभी ना सुनी हो। मैंने अपने आसपास देखा तो मैं कुछ आकृतियाँ देख पा रहा था, कुछ इंसानों की आकृतियाँ जिनमें कि औरतें और बच्चे शामिल थे। मैं देख पा रहा था कि उनको गोलियां लग रही थी और वो एक के बाद एक वहीं पर मर रहे थे। उनमें कई सारे नवजात बच्चे भी थे जिनका वो लोग कत्ल कर रहे थे। मैंने डेविड को देखा और मुझे पता लग गया था कि वो भी वही सब देख रहा है जो कि मैं देख रहा हूँ। और फिर एकदम से ही एक झटके के साथ वो सब कुछ वहाँ से गायब हो गया। हम दोनों अब कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। हम दोनों समझ गए थे हमने अभी अभी जो देखा। बिना कुछ बोले ही हम दोनों ने एक दूसरे से इशारों में ही कह दिया कि जल्दी यहाँ से वापस चलते हैं। हम गुफा के बाहर की साइड जाने लगे और जैसे ही हम गुफा के छोर पर पहुँचे, हमने देखा वहाँ पर एक जीव अपने 2 पैरों पर खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जानवर या आदमी जिसके चित्र अंदर गुफा में बने हुए थे। ना तो इंसान था और ना ही पूरा जानवर, और वो दिखने में बेहद ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। एक झटके में वो मेरी आंखों के सामने से डेविड को अपने जबड़े के अंदर दबोच कर ले गया। उसने डेविड के शरीर की चीड़-फाड़ शुरू कर दी। डेविड के चीखने की आवाज़ उस जगह पर गूंज रही थी और वो उसको खा रहा था। मैंने बस सोच लिया कि मुझे किसी तरह ज़िंदा बचना है और मैं गुफा के अंदर की साइड भागने लगा। मैं काफ़ी अंदर तक भागता ही रहा, काफ़ी देर तक भागता रहा। काफ़ी दूर तक भागने के बावजूद जब मुझे गुफा का छोर नहीं मिला तो मुझे लगा कि शायद अब वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा और अब मैं भी मारा जाऊंगा। पर तभी मुझे दूसरे छोर पर थोड़ी सी रोशनी अंदर आते हुए दिखाई दी और मेरे अंदर जोश भर गया और मैं भागते भागते वहाँ तक पहुँचा। मैं जंगल के अंदर निकला। धीरे धीरे कांपते हुए मैं अपने बेस पर पहुँच गया। शाम हो गई थी, पर अब तक किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि डेविड कहाँ गया, और मैं भी किसी को नहीं बताने वाला था, वरना मेरे साथ भी काफ़ी बुरा होता। मैं बस ये सोच रहा था कि किसी ने मुझे डेविड के साथ जाता हुआ ना देखा हो बस। लेकिन जब उन सब लोगों को ये बात पता लगी कि डेविड गायब है, तो एक सर्च टीम ने उसको ढूंढने का काम शुरू करा और कुछ लोकल्स ने भी। थोड़ी ही देर में उसकी लाश गुफा के बाहर पाई गई। जो लोकल्स उसे ढूंढने में लगे हुए थे उनमें एक वहाँ के फादर जोसेफ भी थे। जब डेविड की लाश मिली तो बिल्कुल भी पहचान करने लायक नहीं थी। बस उसकी बॉडी और उसके आई कार्ड से पता लग पा रहा था कि वो वही है, पर मैं तो उसे पहचान पा रहा था क्योंकि वो मेरे सामने ही मरा था। पूरी ज़मीन पर उसका मांस, उसके शरीर के अंग शत विक्षत हालत में पड़े हुए थे। फादर जोसेफ वहाँ पर उसके पास आए और उन्होंने अपने गले में पहने हुए क्रॉस को उसकी छाती पर रखा और उसके बाद उसके ऊपर पवित्र जल छिड़का। और आप शायद यकीन भी नहीं करेंगे, जब उन्होंने उस पवित्र जल को उसके ऊपर छिड़का तब उसके शरीर में से मानो कुछ नीली नीली सी रोशनी सी निकली। इसके बाद फादर जोसेफ ने बोला
जब मैं छोटा था, उस शैतान ने, जो कि ना तो इंसान है और ना ही जानवर, बल्कि वो एक शैतान है, उसने गांव में आतंक मचा रखा था। उसने दर्जनों बच्चों को मार के खा लिया। वो डर के ऊपर जीता है और दर्द ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसका मनपसंद शिकार छोटे बच्चे हैं। ये गुफा कई साल पहले भी सिर्फ श्रापित थी और आज भी ये वैसी ही है। कुछ अमेरिकन सिपाही जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे ऐसी बातें सुनकर हंसने लगे, पर ना तो मैं हंसा और ना ही वहाँ के लोग। इसके बाद फादर ने फिर से कहा, ये एक शैतानी जगह है, अच्छा यही रहेगा कि इस जगह से दूर रहा जाए। इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2 दिन बाद ही उस गुफा के उस शोर को बम धमाके से उड़ाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जब डेविड की मौत की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा हुआ था कि उसकी मौत कुछ जंगली कुत्तों के हमले के कारण हुई थी, पर मैं ही जानता हूँ जो मैंने देखा था वो। उस दिन के बाद से आज तक वो राक्षस हमेशा मेरे सपनों में आता है। शायद मेरी दिमागी हालत भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। मुझे लगा था एक बार जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने एक जगह पर पढ़ा कि अपने बारे में, अपने दुखों को बांटने से आपके दिमाग को शांति मिल सकती है। इसी वजह से मैं अपने साथ हुई इस घटना को आज लिख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ऊपर से इस बोझ को किसी तरह मैं उतार सकूँ। मेरा नाम रवि है और ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ पिछले साल 20 दिसंबर के दिन घटी थी। तारीख मुझे अच्छे से इसलिए भी याद है क्योंकि उस दिन मेरी बहन का बेटा हुआ था। मुझे याद है मैं अपनी जॉब से घर वापस आ रहा था। दरअसल मैं उस दिन काफ़ी लेट हो गया था। बात दरअसल ये थी कि मेरे घर और ऑफिस का जो रास्ता था वो थोड़ा सुनसान एरिया से जाता था। उस एरिया में ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाते थे, पर क्योंकि मैं बचपन से ही वहीं रहा था इसलिए मुझे तो उस जगह पर ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। मतलब जैसे लोगों को डर लगता है ऐसे एरिया में। मैं अपने उस एरिया में दिन या रात किसी भी समय चला जाता था बिना किसी डर के। तो रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास मुझे जैसे तैसे करके एक ऑटो वाला मिल ही गया। पहले तो वो उधर जाने के लिए मना कर रहा था, पर जब मैंने उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छे से बताया तो वो इस बात के लिए मान गए कि वो मुझे मेरे घर से थोड़ी दूरी पर छोड़ देंगे। मैं भी मान गया क्योंकि थोड़ी दूर पैदल चलने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जल्दी से उसके ऑटो में बैठ गया और उसके बाद जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया तब सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ शुरू हुई। जैसे ही मैं ऑटो से बाहर निकला, वो जो ऑटो वाला था उसने एकदम से मेरी ओर देखा। इसके बाद उसने बैक सीट पर फिर से देखा। उसने दोबारा मेरी ओर देखा और दोबारा पीछे देखा। उसने ऐसा ही 2 बार और करा। उसको ऐसा करते देख मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और इसीलिए मैंने उत्सुकता के कारण उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है भाई साहब, क्या देख रहे हो। इसके बाद उसने मुझे वो वजह बताई जिस कारण वो ऐसा कर रहा था। उसने बताया कि जब मैंने अपने ऑफिस के बाहर ऑटो को रुकवाया था उसने मेरे पीछे एक लड़की को साफ साफ देखा था। उसकी हाइट मेरी जैसी ही थी और जैसे ही मैं ऑटो में बैठा वो मेरे साथ बैठ गई और उसने यहाँ तक कि उस लड़की को मेरे बराबर में बैठते हुए भी देखा। पर हैरानी की बात यह थी कि ना तो उसने उस लड़की को बीच में उतारा और ना ही उसने बीच रास्ते में कहीं ऑटो रोका। तो आखिर वो लड़की गई कहाँ? पहले तो मुझे लगा कि शायद इसने शराब पी हुई है इसलिए वो ऐसी बकवास बात कर रहा है, पर उसकी इस बात को सुनकर मैं उसके सामने ज़्यादा नहीं हंसा और मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, शायद आपको वहम हुआ होगा। जैसे ही वो वहाँ से गया मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, पर उसके बाद जो चीज़ मैंने महसूस करी शायद मैं उसको आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे उस समय अकेले रोड पर चलते हुए ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे साथ चल रहा है। मुझे एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया कि मैं अकेला तो उस रात बिल्कुल भी नहीं था। उस रोड से अपने घर तक पहुंचने तक एक एक कदम चलते हुए मुझे ऐसा महसूस हो पा रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है।
मैं 2 बार पलट कर भी देखा पर मुझे कोई नहीं दिखा। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा मैंने एक बार और पीछे मुड़कर देखा पर मुझे अब भी कोई दिखाई नहीं दिया। पर अब भी मुझे अंदर से लग रहा था कि कोई वहाँ पर है। घर के अंदर आने के बावजूद भी मुझे लग रहा था कि रोड के दूसरी तरफ शायद उधर कोई खड़ा हुआ है जो कि मुझे अंदर देख रहा है। रुक, कहाँ जा रही है अकेली? अपनी बहन को घर के दरवाजे की ओर जाता हुआ देख उसका बड़ा भाई बोला। वो सरिता के पास जा रही हूँ, परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके साथ मिलकर। बहन ने दरवाज़ा खोला और भाग गई पड़ोस में सरिता के यहाँ। जाने दे वसुधा को, आ जाएगी थोड़ी देर में, माँ ने कहा। सरिता का घर। हे सरिता, क्या कर रही है? वसुधा ने बोला। हॉल में सरिता बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी कि अचानक से वसुधा की आवाज़ सुनकर रुक गई। आ बैठ। यूं ही कहानियों वाली किताब पढ़ रही थी, सरिता ने कहा। वसुधा भी उसके बगल में बैठकर देखने लगी। हमेशा की तरह भूत प्रेत की कहानियों वाली किताब होगी ये भी, है ना? वसुधा ने कवर पृष्ठ को देखते हुए कहा। पिशाच, ये कहानी वाली किताब है। भूत प्रेत का पढ़कर बोर हो गई थी तो सोचा इस बार पिशाच वाला ही पढ़ लूं। तू ही पढ़ेगी? सरिता ने किताब उसकी आंखों के आगे करते हुए कहा। ना बाबा ना, मुझे लगता है डर। सूर्यास्त हो गया है, अब रात होने को है। वसुधा ने नजरें दूसरी ओर घुमाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक डर का भाव दिख रहा था। ठीक है, मैं ही पढ़ लेती हूँ, सरिता ने किताब के पन्ने पलटकर देखते हुए कहा। डोरबेल बजी और सरिता की माँ ने दरवाज़ा खोला। सरिता, देख कौन आया है, उसकी माँ ने कहा। दरवाजे पर हाथ में एक किताब लिए 19 साल का लड़का हॉल में दाखिल हुआ। गोरा रंग, चेहरे पर चमक, हल्की मुस्कुराहट होठों पर। ये तो वही है, चपरासी भैया के चाचा के बेटे। मेरी किताब लेकर आया मुझे देने। सरिता ने किताब वहीं पर एक तरफ टेबल पर रखा और उठ खड़ी हुई। नमस्ते आंटी, पहली बार आया हूँ यहाँ, इसलिए आप पैर छूते हुए बोला और आगे बोलता। इसके पहले ही सरिता की माँ की नरम आवाज़ हॉल में गूंजी। जब सरिता ने परिचय दे ही दिया है तो भला आप क्या जानना बाकी है? अंदर आ जाओ बेटा, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। मुस्कुराहट होठों पर तैर गई और वो किचन की ओर बढ़ गई। कम हियर, देखो नई हॉरर किताब, पिशाच, बहुत डरावनी है। किताब को लेकर उस लड़के के हाथ में देते हुए सरिता ने कहा। मुझे तो अच्छी लगती हैं ऐसी कहानियाँ, चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला और वसुधा को अजीब तरह से देखने लगा। खड़े रहोगे क्या? बैठो भी, सरिता ने कहा। सरिता और वसुधा के सामने टेबल के दूसरी ओर वो सोफे पर बैठ गया। तुझे पता है, पिशाच को हर दिन किसी का खून पीना पड़ता है, नहीं तो उसकी नकारात्मक शक्ति कम होने लगती है, वो लड़का किताब के पन्नों को पलटते हुए कहा। वसुधा को अजीब लगा। उसने सरिता की ओर देखा। उसकी नज़र एकदम से सरिता के गले पर जाकर अटक गई। कहानियों में तो काफ़ी पढ़ा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है हॉरर स्टोरीज, बाकी रियल में तो पता नहीं, सरिता ने कहा और उंगलियों के नाखून आपस में रगड़ने लगी। जब कोई पिशाच किसी इंसान के शरीर का खून पीता है तब उसके गले पर स्याह नीले रंग के निशान बन जाते हैं, मैंने देखा था, वो बोला और फिर वसुधा को फिर से अजीब तरह से देखने लगा। वसुधा ने गौर से देखा तो पाया कि स्याह नीले रंग के निशान कान के नीचे उसके गले पर दाएं तरफ साफ नजर आ रहे हैं। झेपती हुई वसुधा के मन में डर बढ़ता ही जा रहा है। लो बच्चों, कॉफ़ी पियो। सरिता की माँ 3 कप कॉफ़ी ट्रे में रखकर लाई और बीच में टेबल पर ट्रे को रखकर चली गई। तीनों ने ट्रे से कॉफ़ी उठाई और पीने लगे। अच्छा, ये लो तुम्हारी दी हुई किताब जो मैं तुम्हें देने आया था, चलता हूँ वरना रात हो जाएगी। खाली कप को ट्रे में रखते हुए बोला और उठ खड़ा हुआ। वसुधा का भी तो घर पास में ही है, इसे घर छोड़ते चले आना, बेचारी डरती बहुत है। वसुधा का पीला डरा हुआ चेहरा देखकर सरिता ने कहा तो वो लड़का मुस्कुराने लगा। लेकिन मैं चली जाऊंगी, ज़्यादा दूर थोड़ी है। वसुधा के माथे पर पसीने उभर आए और वो थोड़ा हकलाते हुए सा बोली, बट मैं तो जा ही रहा हूँ उधर ही, क्यों ना साथ चला जाए? बहती गंगा में हाथ धोते हुए बोला। वसुधा के शब्द हलक में अटक गए। उसने देखा कि वो लड़का जीभ निकाल कर होठों पर फिरा रहा था
और उसके बाद उसकी जीभ मानो खून से लथपथ या गहरे लाल रंग की नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कॉफी नहीं बल्कि खून पिया हो किसी का। गुड नाइट यार, सरिता ने वसुधा को हल्के से गले लगाते हुए कहा। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, लड़के ने बोला। प्लीज़ चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र रहिए। वो लड़का गर्वीली मुस्कान होठों पर लाते हुए बोला। ना चाहते हुए भी वसुधा उसके साथ चल पड़ी। सरिता और वसुधा का घर 3 और घरों के बाद है। इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हें पिशाच दिख रहा हूँ क्या? वसुधा के आगे चलते हुए भी उसने गर्दन पीछे की ओर करके कहा। बिना मुड़े गर्दन को पीठ की ओर करके डरावने अंदाज में पेश आने लगा। वसुधा ने जैसे ही देखा कि इसका चेहरा पीठ की ओर है तो मानो उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसकी सांस बढ़ गई और पसीना छूटने लगा। बस खून चाहिए मुझे, फिर चली जाना अपने घर। इस बार उसने मुंह खोला तो उसके दांत खून से सने हुए और बड़े बड़े नजर आए। वो अब बदहवासी होकर भागने लगी। हवा तेज ही चल रही थी। सर पर रस्ते पर दौड़ते हुए उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। परछाई उसके पीछे पड़ी हुई है और ऊपर से वो ठहरी डरपोक लड़की। अचानक से उसे ठोकर लगी और वो जमीन पर जा गिरी। परछाई ने उसे घेर लिया और खौफनाक चेहरा, लाल झुर्रियों वाली चमड़ी, दांत खून से सने हुए और लंबे हाथ, वो भी लंबे लंबे नाखूनों वाले। आंखें कभी लाल तो कभी सफ़ेद नजर आ रही थी उसे, और पैर उल्टे और बिल्कुल सफ़ेद। वो साया अब वसुधा के दोनों पैर पकड़कर अपनी ओर खींचने को उद्यमत हुआ। आसमान में काले डरावने बादल छाए हुए हैं। सियारों के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। प्लीज़ छोड़ो मुझे, अपना पैर छुड़ाते हुए वो बोली। पिशाच हूँ मैं। हर दिन किसी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, का खून पीना चाहता हूँ। इससे मेरी शक्तियाँ बढ़ती हैं, तो अब मैं तुम्हारे शरीर का खून पीने जा रहा हूँ। वो परछाई भी दृढ़ निश्चय स्वर में बोली। तुम पिशाच हो। तुमने सरिता, वो खून। उसके होठ कांप गए। हाँ, उसका खून पीता हूँ मैं रोज रात को। मैं किसी भी चपरासी के चाचा का बेटा नहीं हूँ। ये सब मेरा नाटक था सरिता को बहलाने का। जवान रहने के लिए और बालयुक्त रहने के लिए मुझे खून चाहिए। वो जोर से चीख पड़ा और बोला। वसुधा उठकर भागने की सोच ही रही थी कि परछाई यानी कि उस लड़के ने अपने हाथ ऊपर की ओर उठाए। धारदार नाखूनों वाली 5 उंगलियों को देखते हुए वो अपना हाथ वसुधा के चेहरे के पास ले गया और वसुधा जोर से चीख पड़ी। उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान बन गए और खून की लकीरें खिंच गईं और वसुधा बेहोश हो गई। अगली सुबह वसुधा हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कोमा में जा चुकी है। चेहरे पर अभी भी डर के भाव दिख रहे थे और गले पर स्याह नीले रंग के निशान और चेहरे पर घाव के निशान हैं। उसके परिवार के किसी भी सदस्य को समझ नहीं आ रहा है कि ये वसुधा के साथ कैसे हो गया, लेकिन ये तो बस वसुधा ही जानती है कि एक पिशाच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मम कहाँ हो आप? क्या है बेटा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा इतना? आपको पता है ना, मेरी चीज़ संभाल कर रखा करो। क्या हुआ? संभाल कर जो रखी है तेरी चीज़ें? क्या संभाल कर रखी है माँ? मेरी किट बैग कहाँ पर है? मैंने थोड़े गुस्से में आकर अपनी मॉम से कहा। अरे बेटा, रियान यहीं पर होगा तुम्हारा किट बैग, और कहाँ जाएगा? मैंने हर जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा मुझे। आपको तो पता ही है कि आज हमारा मैच है क्रिकेट का। हाँ पता है उस्ताद जी। तो क्या? अगर आपको पता है तो ये बता दो मेरी किट कहाँ पर है। यहीं कहीं पड़ी होगी, देख लो। तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? इतना कहकर मेरी मॉम ठहाके मारकर हंसने लगी। मैं गुस्से में लाल पीला हो जाता हूँ और थोड़ी देर बाद रोने लगता हूँ। अरे बेटा, रो क्यों रहे हो? इतने बड़े हो गए तब भी पता नहीं रोने लग जाते हो। मेरी मॉम ने सहनशीलता के साथ मेरे से कहा, मुझे किट बैग चाहिए। इतना कहकर मैं फिर से रोने लगता हूँ। हाँ चलो, हम दोनों मिलकर उस किट बैग को ढूंढते हैं। अब तो खुश हो जाओ और अपनी मॉम की तरफ एक प्यारी सी मुस्कान दे दो। हाँ चलो दिल से मुस्कुरा दो। मेरी मॉम ने प्यार भरे शब्दों में मुझसे कहा। मैंने अपनी मॉम की तरफ मुस्कुरा दिया और साथ मिलकर उस किट बैग को ढूंढने लगा। हर जगह उसको ढूंढा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। मैं हताश और निराश हो गया और सोचने लगा कि आखिर उसे कौन ले आ सकता है।
मेरी मॉम ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, ऐसे उदास मत हो बेटा, यहीं कहीं पड़ी होगी, मिल जाएगी। कहाँ है मॉम? यहीं पर, हर जगह तो ढूंढ लिया। मैं बहुत गुस्से में था और हूँ भी क्यों ना। आज ही के दिन मेरा मैच था। मॉम, आखिर ये काम कौन कर सकता है? मैंने पूछा। पता नहीं बेटा, कल ही मैंने तुम्हारे कमरे में रखी थी वो, अब पता नहीं कहाँ चली गई। ये उस गधी की बच्ची का काम तो नहीं है? कौन गधी की बच्ची बेटा? वही जो हर रोज आकर मेरे से लड़ती है। मैं थोड़ा गुस्से में आकर बोला। आरुषि? हाँ मॉम, वही गधे की बच्ची। फिर से मैंने गुस्से में कहा, छी छी, अपनी बड़ी बहन के बारे में कोई ऐसे कहता है क्या? और वो क्यों करेगी ऐसा? इसका तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा शक हो रहा है कि उसने ही करा है। मैं भी जाकर पूछता हूँ। आरुषि, कहाँ हो तुम? मैं पूरे घर में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मैं सीधे उसके कमरे में गया और बोला, आरुषि दी, क्या तुमने मेरी किट बैग देखी है कहीं पर? बोल जल्दी। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर है। 7वें आसमान पर है? पर मैंने तो कभी 7वां आसमान देखा ही नहीं बच्चू। देखो दी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। अच्छा, ना दिया तो? अगर नहीं दिया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मैंने गुस्से में आकर कहा। अच्छा जी, तो मुझे नहीं पता तुम्हारी किट बैग कहाँ पर है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय प्यार से बात करने के अलावा। मैंने कहा, दीदी बता दो ना, कहाँ छुपाया आपने वो किट बैग? ओहो, गधी की बच्ची कहने वाला कब से दीदी बोलने लगा? मुझे तो पता ही नहीं लगा। दीदी प्लीज़ मदद कर दो, बता दो कहाँ है, हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। अच्छा ठीक है, बता दूंगी, पर मेरी 2 शर्त हैं। बताओ। क्या शर्त है? सोच लो बच्चे, तुमसे ना हो पाएगा। मैं क्रिकेट के मैच के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, पहली शर्त तो ये है, अपने कान पकड़ो और 20 उठक बैठक करो। चलो जल्दी जल्दी करो वरना मैच शुरू हो जाएगा। ठीक है। मैं उठक बैठक करते समय मन में सोच रहा था, कभी भी मेरा भी टाइम आएगा तब देखियो तू। गुड बॉय। अब दूसरी शर्त ये है कि मुझे 500 रुपये चाहिए। क्या 500? कहाँ से, कैसे 500? हाँ बच्चू, 500 रुपये जल्दी लाओ वरना टाइम हो जाएगा। मैं मजबूर था और उसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने झट से 500 रुपये निकाले और उसे दे दिए। ये लो, अब मेरा किट बैग लाओ। अभी लो। आरुषि ने अपने बेड के नीचे से निकाला और मुझे दे दिया। मैं जल्दबाजी में तैयार हो गया और बोला कि देख लूँगा तुझे। हाँ जा, पहले मैच खेल ले। मैं नाश्ता करके कॉलेज पहुँचा। कॉलेज पहुँचते ही सब दोस्त बोले, यार रेयान कहाँ रह गया था तू? बहुत लंबी कहानी है, मैच के बाद बताऊँगा। हाँ चलो। दोस्तों ने टीम बना ली है और मैच खेलना शुरू भी कर दिया है। इसके बाद हम लोगों ने मैच खेलना शुरू कर दिया। इस तरह अंत में खेलते खेलते हमारी टीम फाइनल पहुंच गई और अंततः महज वो मुकाबला हमने 3 रनों से जीत लिया। पूरी कॉलेज टीम ने हमारा धूमधाम से स्वागत किया और जीत की बधाइयाँ दी हमें। हम बहुत खुश थे। हमारी टीम के मुख्य सदस्य थे सूरज और झींगू। इनमें से झींगू बड़ा मजाकिया था। हम दोनों को खूब हंसाता था। वो हम सबको खूब हंसाता था। वो हम सबको बहुत हंसाता था। साथ में हमारी कुछ फ्रेंड निशा और मुस्कान थी, जो कॉलेज में ही हमारे साथ पढ़ती थी। इन दोनों को हर वक्त घूमने की लगी रहती थी, और वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं, कहीं भयानक जगह के रूप में। मुझे और सूरज को सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट अच्छा लगता था और घूमने में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। उसके बाद मैच जीतकर हम सब घर आ गए। मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, कौन सी अच्छी बात है? अरे मॉम, क्रिकेट का मैच जीतने के लिए ये देखो मेरी ट्रॉफी। अरे वाह मेरी शेर, ऐसे ही जीतते रहना, मेरी मॉम ने संतावना देते हुए कहा। आरुषि ने भी मुझे गले लगाया और बधाइयाँ दी। अगली सुबह जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आए हुए थे, और वो मैसेज किसी और के नहीं बल्कि हमारे सारे फ्रेंड्स के थे, जो हमारी टीम के मुख्य सदस्य थे। उसमें लिखा था, रेयान क्रिकेट मैच जीतने की बहुत बहुत बधाई, और हाँ, अब मैच जीत गए हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें पार्टी चाहिए, और वो भी ऐसी वैसी जगह पर नहीं, बल्कि ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई ना गया हो। ये सारे मैसेज थे सूरज, झींगू, निशा और मुस्कान के। मैंने रिप्लाई किया, ओके डन। मैं फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होकर नाश्ता करके नीचे आ गया। नाश्ते में क्या आया आज? आलू के पराठे हैं, खा ले। वाह, आलू के पराठे, अब तो मज़ा आएगा। जैसे ही मैं नाश्ता करने लगा, अचानक आरुषि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, ये पराठे मेरे हैं, इन्हें हाथ मत लगाओ। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो सिर्फ मुंह लगा रहा हूँ उन्हें, समझी? अब तू नहीं बचेगा बच्चू। तूने भी आरुषि का गुस्सा देखा ना, तूने भी आरुषि का प्यार देखा ना, गुस्सा भी देख। इतना कहकर वो मेरे पीछे दौड़ने लगी।
इतना कहकर वो मेरे पीछे दौड़ने लगी, पर मैं उसके हाथ नहीं आ रहा था। कभी मैं मेज पर चढ़ जाता तो कभी दीवार पर, और इस तरह मैंने उन्हें थका दिया। अचानक वो बैठ गई और मैंने पूछा, थक गए क्या? नहीं बच्चू, सोच रही हूँ तुमने वो आलू के पराठे वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़ दिए हैं। आरुषि के इतना कहते ही मैं टेबल की तरफ दौड़ा, लेकिन इससे पहले ही वो वहाँ पहुँच गई। ओह शिट, दीदी देखो आलू के पराठे हमारे हैं, तो प्लीज़ उन्हें हाथ मत लगाओ। अच्छा, मैं हाथ नहीं लगा रही, सीधा खाऊंगी, ओके? अगर पराठा चाहिए तो मेरे पास आओ। मैं उनके पास चला गया और जाते ही उन्होंने अपना बदला हमारे दोनों कान खींच कर ले लिया। तभी इतने में ही हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स आ गए। मैंने उन्हें देखकर कहा, क्या भाई, सब बैग वैग कहीं अमेरिका जाने का प्लान है क्या? भूल गया क्या घूमने जाना? हाँ वो तो मुझे पता है, पर आज ही? हाँ, क्योंकि आज ही मौसम भी बढ़िया है। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ पर? काली पहाड़ी। क्या? काली पहाड़ी पर? काली पहाड़ी? ये कौन सी पहाड़ी है बे, और कहाँ पर है ये? भाई यहाँ से 100 मील दूर गुड़ियापुरी नगरी में ये पहाड़ी है। और हाँ, अक्सर लोग उसके बारे में कहते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर किसी गुड़िया का साया है। क्या? गुड़िया का साया? हाँ यार रियान, हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि आखिर क्या राज है उस पहाड़ी का। हाँ, हम सब वहाँ पे चलेंगे। मुझे घूमना पसंद तो नहीं है, लेकिन तुम सब जा ही रहे हो तो अब मैं क्या ही कहूँ। मैंने उन सबसे कहा, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बैग बांधो और तैयार हो जाओ, मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा। फिर मैंने जल्दी से अपना बैग बांधा और मैं तैयार हो गया। बैग में जितना भी ज़रूरी सामान लेना था वो मैंने सब ले लिया। मॉम और दीदी की आज्ञा लेकर हम निकल पड़े उस गुड़ियापुरी नगरी के लिए, जहाँ थी वो काली पहाड़ी। यार रियान, इतना लंबा रास्ता हम कैसे जाएंगे? निशा बोली। हाँ यार रियान, देखो रात भी होने वाली है और आसपास कोई घर भी नज़र नहीं आ रहा। सभी दोस्तों ने मुझसे कहा। मैं क्या करूँ, मुझसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो आना भी नहीं चाहता था, प्लान भी तुम लोगों का है। क्या करें, फिर वापस चलें? मैंने अपने दोस्तों को बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा। नहीं यार, वापस तो नहीं आएंगे, इतना आगे आए हैं तो ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा उसका मुझे मत कहना। अरे यार, ये सब काम इस लंगूरनी निशा के हैं, बड़ी जल्दी रहती है इसे घूमने की। बोलो, हजारी चाचा को बुलाओगी क्या हमारा भविष्य देखने के लिए? मेरे इतने कहते ही सभी लोग मजाकिया अंदाज में हंसने लगे और साथ में ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारने लगे। लंगूर की औलाद, तुझे नहीं छोड़ूंगी आज, निशा ने गुस्से में कहा। अरे चल चल, बात छोड़, पहले पकड़ के तो दिखा। मैंने निशा से कहा। पकड़ूंगी नहीं, तुझे तो आज जकड़ूंगी, और ऐसा जकड़ूंगी कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज मेरा गुस्सा 7वें आसमान से भी ऊपर है। वो क्या बोलते हैं उसको? ब्रह्मांड। मुस्कान बोली। हाँ वही ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में चारों ओर फैल गया हमारा गुस्सा, इसलिए इस लंगूर की औलाद को मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर और गुस्से में तिलमिला होकर वो मेरे पीछे दौड़ने लगी। किसी तरीके से मेरे दोस्तों ने उसको रोका और कहा, रुक जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। हाँ सही बात है, और वैसे भी गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्यों लंगूरिया, सही है ना? देख लूँगी बंदा तुझे, आज इन लोगों ने बचा लिया तेरे को, अगली बार खा जाऊँगी तुझे डायन की तरह। उसके इतना कहते ही मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, चलो वो दिन भी आ जाएगा। फ़िलहाल अभी रात होने वाली है और मुझे लगता है कि आगे जाना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए आज रात के लिए यहीं पर टेंट बना लेते हैं और रात यहीं बिताते हैं। मैंने उन सबसे कहा। हाँ रेहान, तुम सही कह रहे हो, रात होने ही वाली है और ऐसे में आगे जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है चलो तैयारी करते हैं, टेंट लगाते हैं। फिर हम सब लोग तैयारी में जुट जाते हैं और एक बड़ा सा टेंट लगाते हैं, जिसमें रहने की, खाने की और सोने की सारी व्यवस्था करी हुई थी हमने। काफ़ी रात हो गई थी और हम सब ने खाना खाया और उसके बाद हम सभी लोग सो गए थे। हम जिस जंगल में रुके थे उसमें से भयानक जानवरों की आवाज़ आ रही थी। वो जंगल दिन में जितना खूबसूरत था, रात में उतना ही भयानक भी। उसमें बड़े बड़े पेड़ और लताएं रात को इस तरह नज़र आ रहे थे मानो जंगल ना होकर कोई भूतिया जगह हो। हम सब अब रात में गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी अचानक से निशा की आँख खुलती है और वो जाग जाती है। उसने पाया कि कोई इंसान है जो कि हमारे टेंट के पीछे बैठा हुआ है। हम सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, इसीलिए निशा ने हमें जगाना ठीक नहीं समझा और वो हमें बिना बताए चुपचाप तंबू से बाहर निकल गई
और अब जब उसने बाहर आके देखा तो बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं था, जबकि उसने अभी अभी वहाँ पे किसी को देखा था। निशा दंग रह गई और उसने सोचा, अभी अभी तो मैंने देखा था यार यहाँ पे कोई, शायद ये मेरे मन का भ्रम होगा। इतना कहकर वो जैसे ही तंबू के अंदर जाने लगी, उसने देखा कि जो व्यक्ति तंबू के पीछे बैठा था, असल में अब वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है और वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। ये सब कुछ देखकर निशा डर गई और उसके पैर आगे नहीं चल पा रहे थे। वो ऐसी स्थिति में थी कि मानो उसे लकवा मार गया हो और पूरा बदन डर के मारे उसका काँप रहा था। इसके बाद वो अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर गई। हम सब ने उसके गिरने की आवाज़ सुनी और दौड़कर बाहर निकल आए। निशा, क्या हुआ तुम? हम सब चिल्लाने लगे। सूरज, लगता है बेहोश हो गई है। पर यार कैसे? ये तो नहीं पता, जल्दी से उसे उठाओ और तंबू में ले चलो। हाँ, फिर हम सब निशा को तंबू में ले आए और वहाँ पर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी ही देर में उसे होश भी आ गया। हमने पूछा कि क्या हुआ, इतनी रात को तंबू से बाहर क्यों निकली थी तुम? हम सभी ने उससे बहुत से सवाल किए, लेकिन उसके जवाब में उसने कुछ नहीं कहा। हमने सोचा इस स्थिति में उससे बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसको अभी भी होश आया है। देखो, निशा को अभी भी होश आया, तो मुझे लगता है कि अभी सवाल पूछने के बजाय इसे आराम करवाना चाहिए, ये उसके लिए बेहतर रहेगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा, हाँ रियान यार, सही कह रहे हो, अभी इसे आराम करने दो, इसके लिए ठीक रहेगा, क्या पता अभी कुछ याद ही ना हो उसे। दोस्तों ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। कुछ देर बाद सभी लोग निशा के पास गए और उसके पास जाकर मैं बोला, निशा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ रात में जो तुम बेहोश हो गई थी? क्या तुम्हें कुछ दिखा? देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से हमें बता दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने उससे संतावना देते हुए कहा और साहसपूर्वक विचार में उससे कहा। इसके बाद निशा ने सारी बात हम सबको बताई जो कि रात को उसके साथ घटित हुई थी। कुछ पल के लिए तो हम सब ने भी इस बात पर गौर किया कि यार सर्वनाश होगा, पर किसका? लेकिन फिर हम सब ने इस बात को निशा का एक भ्रम मान के टाल दिया। निशा यार, तुम्हारा भ्रम होगा, मुस्कान ने कहा। हाँ यार निशा, ऐसा कहाँ होता है, अब जो हो गया सो हो गया, कृपया हम सब आपसे अनुरोध करते हैं आगे इस बात पर बात ना करो। मैंने उन्हें कहा, हाँ रियान सही कह रहा है, और सुबह भी हो गई है, हमें आगे का सफ़र तय करना चाहिए। हाँ हाँ चलो भाई, वरना निशा का तो पता नहीं, आपको ज़रूर डायन दिख जाएगी। सभी हंसने लगे और फिर मैं भी आगे के सफ़र को तय करने के लिए निकल पड़ा। अब हम गुड़ियापुरी नगरी के बहुत करीब पहुंच गए थे। वहां से गुड़ियापुरी जाने के लिए 3 रास्ते बने हुए थे और हम सब असमंजस में पड़े हुए थे कि इनमें से कौन सा रास्ता वहां पे जाएगा। पास ही में रोड के किनारे एक चाय बेचने वाले की दुकान थी और चलते चलते हम काफ़ी थक भी गए थे। अरे सुनो भाई, मैं तो रुक रहा हूँ चाय की दुकान पर, पीनी है तो पी लो, क्या पता ज़िंदगी रहे ना रहे। उसकी बात पर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हाँ भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे कर लो। हम सब उस चाय की दुकान पर गए और चाय वाले से 5 चाय बनाने के लिए कहा। उसने फटाफट चाय बनाकर दी और हम उसे पीने लगे। हम सब चाय पीते ऐसी बात कर रहे थे कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए। उसने हम सबकी बातें सुन ली, पर वो कुछ कह नहीं रहा था, बस हमें घूरे जा रहा था। भाई तुम्हें कुछ पता है क्या, गुड़ियापुरी नगरी जाने के लिए कौन सा रास्ता है इन तीनों में से? सूरज ने बोला। चाय वाला जवाब में कुछ नहीं बोला, बल्कि ऐसे ही घूरता रहा। मैं समझ गया इसको कुछ तो पता है, लेकिन वो बता नहीं रहा। लगता है डील करनी पड़ेगी। मैं उठकर उसके पास गया और थोड़ा साइड में जाकर पैसे देकर और अकेले में उससे बात करी। पैसे देते के साथ ही वो बोलने लगा, साहब रास्ता तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आज तक जो भी उस नगरी में गया है वो वापस कम ही आया है, क्योंकि वहाँ पर किसी भूतिया गुड़िया का साया है। लेकिन अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो इस 2 नंबर वाले रास्ते से जाओ, लेकिन हाँ, वहाँ जाना मतलब मौके मुँह लगना, आगे आपकी मर्जी है। उसने मुझे इतना बताया और वापस अपनी दुकान पर आ गया। मैं भी अपने दोस्तों के पास आया और बोला, चलो इस दूसरे रास्ते से। लेकिन उस चाय वाले ने क्या बोला तुमसे, और वो भी अकेले में जाकर? मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मामला क्या है, और इस बात को सुनकर वो लोग भी थोड़ा घबरा गए। लेकिन इसके बाद उन सभी ने उत्सुकतापूर्वक कहा, चलो जो भी हो जाए, हम लोग वहाँ जाकर देखेंगे कि आखिर चक्कर क्या है इस पहाड़ी का। चाय वाले के बताए मुताबिक
हम सब निकल पड़े उस 2 नंबर के रास्ते पे जो कि था गुड़ियापुर नगरी का। हम सब ने बीच रास्ते में कहीं रुकना ठीक नहीं समझा क्योंकि रात होने वाली थी और हम लगभग पहुंच ही गए थे उस नगरी के पास। इसीलिए हमने सफ़र जारी रखा और आखिर में जूझते जूझते उस सुनसान रास्ते को पार करते हम पहुंच ही गए उस नगरी में जहां हमें तलाश थी। उस काली पहाड़ी का पता लगाना था कि आखिर क्या राज है वहाँ का, क्यों लोग वहाँ जाने से घबराते हैं और जो जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आते। आज हम सबको इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला था शायद। भाई साहब, क्या हमें रहने के लिए यहाँ पर जगह मिल सकती है? मैंने नगरी के एक होटल मालिक से पूछा। जगह मतलब यहाँ रहने के लिए क्यों आए हो? नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए हमें यहाँ पर रहना है, रात बहुत हो गई है ना। मालिक का कहना था कि वो एक दिन के लिए रूम नहीं दे सकते। पर यह सुनकर हम सबके चेहरे मायूस हो गए और फिर हम सब ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखो, आपकी भावनाओं को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक जगह है जहाँ पर तुम लोग एक रात तो क्या, जितनी रात चाहे उतनी रात रह सकते हो, उस मालिक ने कहा। कौन सी जगह, जल्दी बताइए, हम सब ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ से आगे जाते ही नगरी के बीच में एक पुराना सा खंडर है जो कि काफ़ी सालों से वीरान पड़ा है। वहाँ पर नगरी के लोग जाने से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि खंडर प्रेतों की बस्ती है। अब आप लोगों की मर्जी है, जाओ मत जाओ, मैंने रहने का इंतजाम बता दिया, अब आपको रहना होगा तो रह लो। उस मालिक ने हम सबको एक बात बताई। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा और सबने हाँ में हाँ मिला दी। ठीक है, हम चलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना। उसके कहे अनुसार हम नगरी के बीच आ गए और देखा कि वो खंडर बहुत ही पुराना था। वो एकदम जड़ से युक्त था। वह बाहर से एक खौफनाक दरवाजे की तरह दिखाई दे रहा था। शायद यही कारण था कि नगरी के बीचों बीच होने पर भी इसके आसपास कोई घर बसावट नहीं थी। बाप रे, इतना भयानक खंडर हमने आज तक नहीं देखा। ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा भयानक है ये। शायद अंकल सही कह रहे थे कि यहाँ पर प्रेतों की बस्ती है। मैं तो बाहर के नज़ारे से ही संतुष्ट हूँ कि अंदर जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मत जा, तुझे कौन कह रहा अंदर जाने को, निशा कहती है। अंदर क्या काम है? तुम जैसी डायन बाहर खड़ी हो तो क्या करूँगा मैं? इस बात पर सभी लोग हंसने लगे। निशा कहती है, चुप रहो, मैं किसी से नहीं डरती, और हाँ, मैं अंदर जाऊँगी और तुम सबके साथ। हाँ, क्यों नहीं, अंदर हमें एक डायन मिल जाए और उससे हम लड़ नहीं पाए तो क्या? निशा ने मुझसे कहा। तुम हो ना आखिर एक डायन से नहीं लड़ोगी तो क्या हमसे लड़ोगी? निशा बहुत गुस्से में थी, लेकिन इतने में मैं कहता हूँ, चलो ये सब बाद में करते हैं, पहले सोने की तैयारी कर लेते हैं, क्यों दोस्तों? हाँ। हम सभी ने टॉर्च निकाली और खंडर के दरवाजे को खोल दिया। खोलते ही उसमें से एक चमगादड़ का झुंड बाहर आ गया। हम सब उनसे बचे और फिर अंदर मिलकर प्रवेश करा। अंदर का दृश्य बहुत ही अजीब और खौफनाक सा था, क्योंकि वहां पर हमें नजर आ रहे थे पशुओं के कंकाल ही कंकाल। दीवारों पर अजीब से चित्र बनाए गए थे। हमने रहने की जगह साफ करी और कंबल को बिछाया और फिर वहीं पर सो गए। उस खंडर के पास अजीब अजीब रोने की व हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक सोते वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा कंबल खींच रहा है। मैं नींद में था, इसलिए मैंने सोचा कि हवा के होने के कारण ऐसा हो रहा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली बार वही घटना फिर से हो गई और इस बार तो मुझे बिल्कुल अलग लग रहा था, क्योंकि मेरा कंबल एकदम से साइड में चला गया था। मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, और मैं इस बात से थोड़ा घबरा भी गया कि आखिर किसने किया। मैंने घटना अपने दोस्तों को नहीं बताई, वो गहरी नींद में सो रहे थे, ऊपर से थके भी हुए थे, इसलिए सोचा कि इन लोगों को क्या परेशान करूं। सुबह हो गई, लेकिन अभी भी मैं इस बात के लिए हताश था कि आखिर कौन था जिसने मेरा कंबल खींचा था। अरे रियान, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? आज सुबह से देख रहा हूँ कहाँ खोया हुआ है। सूरज कहता है। हाँ यार रियान, क्या हुआ, कोई बात है तो बताओ ना, सभी ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा हेडेक है। चलो फ्रेश हो जाओ सब लोग, आगे भी जाना अभी। हाँ रियान। फिर हम सब सुबह के खिलने के साथ ही फ्रेश हो गए और जाकर एक चाय वाले की दुकान पर रुके। वहाँ पर झिंगू ने कहा, भैया ज़रा 5 चाय बना देना। हाँ भाई, ये बनाता हूँ। हम सभी ने चाय पी और खड़े हो गए। फिर सूरज कहता है, यार रियान, इतनी बड़ी नगरी में हमें कैसे पता लगेगा कि काली पहाड़ी है कहाँ पर? तुम चिंता मत करो, हम पता ज़रूर लगा लेंगे। सुनो भाई, ये काली पहाड़ी कहाँ पर है?
मैंने चाय वाले से पूछा। ये सुनकर चाय वाला एकदम सहम गया और बोला, काली पहाड़ी? बेहतर रहेगा कि आप इस जगह का नाम ना लो और जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले आओ। चाय वाले ने सहम कर और थोड़ा डर कर हम सबसे कहा, पर देखिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम उसी की तलाश में यहाँ पर आए हैं और उसका राज जाने बिना हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हाँ हाँ भाई, अगर आप जानते हो तो प्लीज़ हमें थोड़ा बता दो कि कहाँ है वो पहाड़ी। मेरे सभी दोस्तों ने कहा। देखो, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ सुना है कि नगर के पीछे एक जंगल है और उसी जंगल से वहाँ का रास्ता जाता है। और हाँ, बहुत बार सुना है कि वहाँ पर 20 साल पहले किसी एक लड़की को गुड़िया समेत इन नगरी वालों ने जिंदा जला दिया था और साया मंडराने की वजह से वहाँ का रास्ता तंत्र विद्या से बंद कर दिया गया था। इसलिए वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह जंगल से। आज तक जो भी उस रास्ते से गया है लौट कर तो कभी नहीं आया। मेरा काम था आपको बताने का, आगे आपकी इच्छा। देखो, हम इतनी दूर आ गए हैं तो वापस तो नहीं जा सकते, मुस्कान ने कहा। हाँ यार रेहान, मुस्कान ठीक कह रही है, हमें वापस नहीं जाना चाहिए, सूरज ने कहा। ठीक है तो चलो फिर, देर किस बात की, मैंने भी उन्हें कहा। और बाय द वे, अगर चुड़ैल आ भी गई तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही है एक चुड़ैल। इतना कहते ही सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वो भी ठहाके मारकर। चलो चलो, अभी हंसने का टाइम नहीं है, चलते हैं। हम सब निकल पड़े नगरी के पीछे उस पार जहाँ वो जंगल था और वहीं से होकर वो रास्ता जाता था। यार रियान, लेकिन अगर उस पहाड़ी पर सच में कुछ उल्टा सीधा मिल गया तो? सूरज ने कहा। यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, वैसे भी हमारे पास एक चुड़ैल है तो संभाल लेगी सब कुछ। हाँ, मैं ही दिखती हूँ तुम्हें चुड़ैल, और यहाँ पर और कोई तो है ही नहीं, निशा मुंह फेरते हुए कहती है। और कोई दिख रहा तुम्हें? अब तुम्हारी शक्ल चुड़ैल जाती है तो हम क्या करें? मैं अपने दोस्तों की तरफ हंसकर बोला। बहुत ही धीमी आवाज़ में सभी लोगों ने जवाब दिया, हाँ भाई सही बात है, आप लोग भी इस बंदर के साथ हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जा रहा हूँ तुम लोगों से आगे, मेरे पीछे मत आना। निशा गुस्से में कहकर हमसे आगे निकल गई। रुको, कहाँ जा रही हो? मजाक कर रहे थे यार, आखिर दोस्तों की बात को कब से सीरियस लेने लगी। हम उसके पीछे पीछे चलते हुए कह रहे थे, अब मैं नहीं रुकने वाली, चाहे तुम जो भी कहो, मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। शायद इस बार निशा ने हमारी बात को बहुत सीरियस ले लिया था। निशा रुक जाओ, उस पहाड़ी पर अकेले मत जाओ। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि दौड़े जा रही थी। और कुछ दूरी पर जाकर एकदम से वो रुक। हम सभी उसे रुका देखकर राहत की सांस ली। अब क्या हुआ, अचानक कैसे रुक गई चुड़ैल? पैरों तले जमीन खिसक गई क्या? लेकिन ये क्या, एकदम से वो वहाँ से भाग गई और पता नहीं ऐसा भागी कि कहाँ भागी पता ही नहीं चला। अरे रुको आफत की पुड़िया, कहाँ भाग रही हो? मुस्कान कहती है। रियान वो देखो, वो काली पहाड़ी, निशा उसकी तरफ ही जा रही है, हमें उसे रोकना चाहिए, अकेला जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हाँ हाँ चलो दोस्तों, जल्दी चलो। अब हम सब निशा के पीछे दौड़ने लगे। काली पहाड़ी हमें साफ दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद निशा पहुंच जाएगी हमसे पहले। अब निशा एकदम उस पहाड़ी के दरवाजे के सामने थी। निशा प्लीज़ अंदर मत जाओ, हम सब एक साथ जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंदर जाकर रहूंगी, और वो भी अकेले। वो एकदम से बदली हुई थी। निशा प्लीज़ रुक जाओ। हम सब भागते हुए आ ही रहे कि निशा ने अपना कदम पहाड़ी के अंदर रख लिया। चारों ओर सन्नाटा था और पहाड़ी का मंजर बहुत ही भयानक था। मकड़ी के जाले और जलती मशालें एक ऐसा संकेत दे रही थी कि मानो शायद इस जगह पर काफ़ी सालों से कोई नहीं आया था। हर तरफ इंसानों की मुंडियाँ बिखरी हुई थी और चमगादड़ों की आवाज़ आ रही थी। निशा कहाँ हो तुम? हम सब उसे पुकार रहे थे। पहाड़ी में बहुत सारे कमरे थे, जैसे कोई पहाड़ी ना होकर भूल भुलैया हो। निशा को हमने हर तरफ ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी उसका पता नहीं चला। अब हम सब लोग घबरा गए थे और सोचने लगे थे कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई। इतने सारे कमरों में हम कैसे ढूंढेंगे उसे? दोस्तों, इस तरह तो हम निशा को शायद कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर कमरे के पीछे एक कमरा है। इसलिए हम सबको अलग अलग होकर ढूंढना पड़ेगा ताकि इसे ढूंढने में थोड़ी आसानी हो। मैंने उन सबको सहनशीलता के साथ कहा। हाँ यार रेहान, तुम सही कह रहे हो, हमें उसे अलग अलग होकर खोजना चाहिए। हाँ सूरज और मुस्कान, तुम उस कमरे की तरफ जाओ, मैं और झिंगू इस सुनसान वाले कमरे में जाते हैं। हम चारों ने दो दो की टीम बना ली और हर कमरे में निशा की तलाश करने लगे। झिंगू यार, एक काम करो, इस वाली मशाल को उठा लो। हाँ मैं ले लेता हूँ। उसके बाद उसने मशाल ली और हम आगे बढ़ने लगे।
इस पहाड़ी में एक कमरा पार करो। तो पता नहीं कैसे एक और कमरा उसके पीछे पहले से मौजूद था। इस तरह हम सभी कमरों में ढूंढते रहे, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल रहा था। उधर मुस्कान और सूरज का भी कोई पता नहीं था। अचानक मेरी नज़र एक बड़े से पत्थर की तरफ जा पड़ी, जो कि एक बड़े से सुनसान कमरे में पड़ा था। इतनी बड़ी पहाड़ी में वो अकेला ही एक ऐसा कमरा था जिसमें ऐसा पत्थर था। बाकी सब में सिवाय कंकालों के कुछ भी नहीं था। सूरज, मुस्कान, जल्दी यहाँ आओ। वो दोनों जल्दी से हमारे पास आ गए। क्या हुआ भाई, कुछ पता चला क्या? हम दोनों ने पूछा। सभी जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। आखिर वो कहाँ चली गई? उन दोनों का भी यही जवाब था। जरा गौर से देखो उस कमरे को। ये अकेला ही ऐसा कमरा है जहाँ पर ये ऐसा अजीब सा पत्थर है। इसकी शेप काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। हाँ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि बाकी सब में तो सिर्फ कंकाल ही हैं। चलो उसे हटाकर देखते हैं क्या होता है। अनर्थ होने वाला है, घोर अनर्थ होने वाला है। पंडित जी ने मेरे दोस्तों से कहा। ऐसा क्या होने वाला पंडित जी? क्या देखा आपने ध्यान मुद्रा में? मेरे दोस्तों ने आश्चर्य भाव से पूछा। बेटा, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि तुम्हारा दोस्त जो रियान, वो क्या कह रहे हो आप? रियान के बारे में जल्दी बोलिए, आखिर कहाँ है वो? मुस्कान ने कहा। हाँ, रेहान सही सलामत तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? सभी दोस्तों ने पूछा। और कैसा अनर्थ होने वाला है, बोलिए। मतलब ये है कि रेहान किसी मुसीबत में है, पंडित जी कहते हैं। इतना कहते ही सभी के चेहरे डर के मारे सफ़ेद पड़ जाते हैं। क्या रेहान किसी मुसीबत में है? सभी दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, वो मुसीबत में है। मैंने अपनी ध्यान मुद्रा में देखा है कि वो कोई छोटी मुसीबत में नहीं, बल्कि बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है, और अभी उसे बचाया नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। पर कैसे पंडित जी? आखिर कैसे बचाया जाए उसे? कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है। कैसा उपाय? जल्दी बताओ पंडित जी, मेरे दोस्तों ने कहा। उपाय ये है कि अगर रियान को बचाना है तो तुम लोगों में से किसी एक को उस सांपों की नगरी में जाना होगा। पर यह कैसे संभव पंडित जी? आपने ही तो कहा था उस नगरी में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, झिंगू ने कहा। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अगर नागराज से हमें इसकी अनुमति मिल जाए तो हम वहाँ जा सकते हैं। वो कैसे मिलेगी? भला नागराज तो वहीं उस नगरी में है जहाँ पर रेयान, सूरज ने पंडित जी से कहा। हाँ पंडित जी, सूरज सही कह रहा है। नागराज तो अपनी नगरी में है और अनुमति के बिना हम वहाँ जा नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे? कैसे अनुमति लेंगे उनसे? अरे, इस बात की तुम लोग चिंता मत करो। नागराज से मैं अपनी शक्तियों से संपर्क कर लूँगा, लेकिन वहाँ जाना तुम लोगों में से किसी एक को होगा। मैं जाऊँगा पंडित जी, सूरज ने एग्रेसिव होकर कहा। ठीक है बेटा, पर जल्दी आना। मैं अब अपनी शक्तियों से नागराज से संपर्क करता हूँ। फिर पंडित जी ने अपनी शक्तियों की मदद से नागराज से बात करनी शुरू करी, और थोड़ी देर बाद नागराज वहाँ पर प्रकट हो गए। प्रणाम नागराज। प्रणाम पंडित जी, आप मुझसे बड़े हैं, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है, नागराज ने पंडित जी से कहा। बोलिए, किस लिए याद किया है आपने मुझे? दरअसल बात यह है कि हमें आपसे कुछ मदद चाहिए आपकी नगरी में प्रवेश करने के लिए। जी ज़रूर, लेकिन बात क्या है, ज़रा बताएंगे मुझे? फिर पंडित राव ने नागराज यश को पूरी बात बताई और कहा कि हमें मदद चाहिए। नागराज ने कहा, ओह, तो लड़का आपके पास अभी तक नहीं आया? मैंने उसे कब का नीलकमल दे दिया था। क्या नीलकमल दे दिया? आश्चर्यचकित होकर पंडित ने बोला। सभी दोस्तों ने भी कहा, क्या रियान ने नीलकमल हासिल कर लिया? तो फिर वो आया क्यों नहीं? हाँ, मैंने उससे कुछ सवाल पूछे थे और उसने उसका जवाब दे दिया था। उसकी बदौलत खुश होकर मैंने उसे वो कमल दे दिया था, लेकिन अभी तक वो आया क्यों नहीं, पता नहीं क्यों। दरअसल बात यह है कि मैंने अपनी ध्यान मुद्रा से रियान को मुसीबत में पाया है, इसीलिए आपकी अनुमति चाहिए थी कि सूरज उस नगरी में जा सके और पता कर सके कि यहाँ पर क्या परेशानी है। बेशक मेरी अनुमति है, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना। इतना कहकर नागराज वापस अपनी नगरी लौट गए। बेटा सूरज, अब अनुमति मिल गई है और अब तुम्हें जल्द से जल्द जाकर अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, तभी हम अमावस्या से पहले वो नीलकमल ला सकेंगे। जी ज़रूर पंडित जी, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने दोस्त की मदद कर सकूं, सूरज ने निर्लिप्त भाव से कहा। ज़रूर बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये लो, ये तुम्हें किसी तरीके की बुरी शक्ति से बचाएगा। ये क्या है पंडित जी? ये गंगा जल है बेटा,
जो किसी बुरी शक्ति पर छिड़कने से तुमसे वो दूर चली जाएगी। ठीक है पंडित जी, अब मुझे आगे दीजिए। फिर सूरज ने वो गंगा जल लिया और निकल गया उन सांपों की नगरी की ओर। वो मन ही मन बातें कर रहा था खुद से कि समय बहुत कम है सूरज, तेरे पास बहुत कम समय है। अब चुड़ैल ने मुझे अधमरा कर दिया था। मैं अब अपने आप में एक जिंदा लाश की तरह हो गया था और मेरे शरीर के कुछ अंगों ने अब काम भी करना बंद कर दिया था। मर तू ऐसे ही मर, तुझे इस तरीके की दर्दनाक मौत दूंगी कि नगरी वालों की रूह कांप जाएगी। कैसे तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे, देखता रह। चुड़ैल भयानक होती जा रही थी और मैं मरता जा रहा था। तभी अचानक मेरे होश उड़ गए और मैंने देखा कि मेरा दोस्त जो कि सूरज है वो वहीं पर आ रहा है। मैं एकदम हैरान रह गया और कुछ बोलने लगा। उससे पहले ही सूरज ने मुझे दूर से ही चुप रहने का इशारा कर दिया। मैं इस बात को लेकर भौंचक्का रह गया था कि सूरज के शरीर पर तो चुड़ैल है, तो फिर ये कहाँ से आ गया। सूरज ने उस चुड़ैल को जरा भी शक नहीं होने दिया और धीमे कदमों से पीछे से आकर उस पर वो गंगाजल छिड़क दिया। गंगाजल छिड़कने के बाद वो चुड़ैल ऐसे करने लगी कि मानो किसी ने उसे जला दिया हो और वो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो फिर से मुझ पर वार करने लगी तो सूरज ने फिर से वो गंगाजल उस पर छिड़क दिया और इस बार वो और भी भयानक होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर कुछ ही क्षण बाद वहां से गायब हो गई। तू ठीक तो है ना रियान? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ दोस्त, शुक्रिया तुम्हारा। नहीं यार, दोस्ती में कैसा शुक्रिया, ये तो मेरा फर्ज था तेरे लिए। अब सवाल जवाब मत कर, पहले निशा को बचाना है और कल अमावस्या भी है। हाँ, पर इससे पहले मैं और कुछ बोलता, सूरज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वहाँ से ले जाने लगा। मैं उसके साथ चल रहा था लेकिन मन में इस बात को लेकर था कि आखिर उस चुड़ैल ने सूरज का रूप लिया था या फिर कुछ और। ये बता, तुझे कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? मैंने पूछा। अभी तू सवाल जवाब छोड़ और ये ले बांध ले से ताकि वो चुड़ैल तुझ पर हमला ना कर सके। ये क्या सूरज? मैंने उससे कहा। और तुम बात को टाले क्यों जा रहे हो? मैंने पूछा कि वो चुड़ैल तुम्हारा रूप लेकर आई, मैंने खुद देखा है। यार, वो सिर्फ तुम्हें भ्रमित करने के लिए था, असल में वो निशा के शरीर में ही है। क्या कह रहे हो ये सब? हाँ भाई, इसमें सोचने वाली क्या बात है? वो तो एक आत्मा है, किसी का भी रूप लेकर आ सकती है। और हाँ, पंडित जी ने तुमसे क्या कहा था कि चाहे कुछ भी लेकिन वो ताबीज मत उतारना, लेकिन तुमने तो उसे ही निकाल कर दे दिया और अपनी जान की परवाह ही नहीं करी। वो हंसकर बोला, मैंने वो ताबीज सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि मुझे तुम नजर आ रहे थे, ना कि वो चुड़ैल। और हाँ, वैसे मैंने वो ताबीज इसीलिए दिया क्योंकि तुम गिड़गिड़ाने लगे थे मेरे सामने। मैं ठहाके मारकर हंसने लगा। ओह कैसे? मैं कभी भी नहीं गिड़गिड़ाता। हाँ पता है मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। वो चुड़ैल तुम्हारा ही रूप ले रखी थी और मुझसे कह रही थी कि प्लीज़ मुझे ताबीज़ दे दो, मुझे बुरे सपने नहीं आएंगे उससे। इतना कहकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। माँ कसम, मिलने दो उस चुड़ैल को, उसकी तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। उसके इतना कहते ही मैं हंसने लगा और वो भी। फिर मैंने पंडित जी का दिया हुआ वो ताबीज़ बांध लिया। सूरज के हाथ में भी वही ताबीज़ था जो मेरे हाथ में था। हम दोनों बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक हमारे पीछे से एक साया गुजरा। हम दोनों उसको देखकर डर गए और बोले, कौन है वहाँ पर? वैसे हमें कोई डर नहीं था क्योंकि पंडित जी का दिया हुआ ताबीज़ हमारे पास था। मैंने कहा, चलो सूरज, हमारे पास टाइम कम है। हाँ चलो चलो। फिर हम दोनों तेज़ गति से आगे बढ़ने लगे। अचानक पीछे से आवाज़ आई, रुक जाओ यान, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारी दोस्त निशा। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसी वक्त सूरज ने मेरा चेहरा वापस अपनी ओर मोड़ दिया और बोला, नहीं रियान, ये तुम भ्रमित करने के लिए है। कोई निशा नहीं है, बल्कि वही काली पहाड़ी वाली चुड़ैल है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब पीछे मुड़कर मत देखना। और हाँ, जब तक पंडित जी का दिया हुआ ताबीज़ हमारे पास है, वो हम तक नहीं आ सकती। इसलिए वो भ्रमित कर रही है और नील कमल हमसे लेना चाहती है ताकि उसका अंत ना हो। मैं डर गया और बोला, ठीक है सूरज, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं पीछे नहीं देखूंगा। हम दोनों तेज़ गति से दौड़ने लगे लेकिन आवाज़ वैसे ही आती रही, रुक जाओ रेहान, मैं तुम्हारी निशा का अंत कर दूंगी। तुम उसकी बातों में मत आना रेहान, वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे खुद एक शरीर चाहिए। आगे बढ़ते रहो रेहान, बिल्कुल भी मत रुकना। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम।
ठीक है सूरज, मैं नहीं रुकूंगा, चाहे ये चुड़ैल कितनी भी कोशिश कर ले। हम दौड़ते दौड़ते उस जंगल के काफ़ी नज़दीक आ गए थे और वहीं से हमने रास्ता देखा वापस शहर में जाने का। देखो रेहान, वो रहा रास्ता नगर के अंदर जाने का। चलो वहाँ पे वक्त बहुत कम है, सूरज ने मुझसे कहा। हाँ, अब हमने अपनी जान लगा दी थी और उस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे थे। अंततः हम जंगल को पार करके उस नगरी में पहुंच गए थे। हम दोनों ही नगरी के अंदर आकर रुक गए थे। मेरी तो सांस ही अटक गई थी और मैंने ज़ोर ज़ोर से सांस भरते हुए कहा, सूरज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं यार। हाँ, लेकिन हम नगर में पहुँच गए हैं, मेरी भी सांस फूलने लगी है। चलो अब चलते हैं पंडित जी के पास। हम दोनों ने थोड़ा आराम किया और फिर पंडित जी के पास चले गए। मेरे दोस्त और पंडित जी हमें देखकर बहुत खुश हुए। रेहान, तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? मुस्कान ने कहा। हाँ रेहान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? जीगू ने बोला। अरे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ, जिसके पास इतने बहादुर और सभी दोस्तों की दुआएं हों उसे भला क्या हो सकता है। सूरज ने ही मुझे सही समय पर आके बचा लिया, वरना मेरा खात्मा तय था। ऐसी क्या मुसीबत थी तुम्हारे ऊपर? पंडित जी ने पूछा। उनके पूछने पर मैंने उन्हें सारी बातें बता दी और सभी के सभी बात को सुनकर बहुत चक्का रह गए और बोले, सच में तुम्हारा सामना उस चुड़ैल से हुआ था? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। अब हमें बिना समय गंवाए निशा को बचाने की तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अमावस्या के ठीक समय पर उस चुड़ैल का अंत कर सकें। पंडित राव ने बोला। हाँ पंडित जी, आप सही कह रहे हो। हमें जल्द से जल्द निशा को बचाने के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, मैंने अपने दोस्तों से कहा। सभी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है। लाओ बेटा, वो नीलकमल मुझे दे दो, पंडित राव ने बोला। पंडित जी के कहे अनुसार वो कमल मैंने उन्हें दे दिया। याद रहे, कल अमावस्या है और कल का दिन उस चुड़ैल के लिए सबसे खास दिन है, क्योंकि वो कल ही के दिन निशा को एक भयानक चुड़ैल बनाएगी। इसीलिए हमें कल अमावस्या को ही उसका अंत करना होगा, वरना वो निशा को भयानक चुड़ैल बनाकर उसके शरीर में प्रवेश कर तबाही का मंजर फैला देगी। सभी पंडित जी के कहने पर हवन की तैयारियां करने लगे। आज काली घनघोर अमावस्या थी। आज का दिन चुड़ैल के लिए तो खास था ही, लेकिन हमारे लिए भी कोई कम नहीं था, क्योंकि आज के दिन उसका अंत जो करना था हमें। सब लोग हवन की तैयारियों में जुट जाओ। मैं अपने तंत्र मंत्रों से चुड़ैल को यहाँ पर बुलाऊंगा, इसीलिए इस भूतिया गुड़िया यज्ञ में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कहीं पर भूल हो गई तो पूरा काम चौपट हो जाएगा और यज्ञ अधूरा रह जाएगा। उसके बाद हम कुछ भी करके उस चुड़ैल को नहीं रोक पाएंगे। तो याद रहे, मैंने जो कहा है उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इस यज्ञ में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी पंडित जी, हम सब भी यही चाहते हैं कि इस यज्ञ में कोई कमी ना रहे। हम वादा करते हैं, चाहे आज जो कुछ भी हो जाए, इस यज्ञ में किसी भी तरीके की कोई विघ्न नहीं आएगी। हम सब ने उन्हें संतावना देते हुए कहा। ठीक है, अब हमें बिना समय गवाए यज्ञ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हम सब निशा को एक भयानक चुड़ैल बनने से रोक सकें। हाँ, आप सही कह रहे हो। पंडित जी ने हमें तैयारी शुरू करने के लिए कहा। सभी ने हाँ कहा और अपने काम में लग गए। उसके बाद पंडित जी हमें एक गुफा के अंदर ले गए, जहाँ शायद वो पहले रहते थे। पंडित जी, ये कौन सी जगह है और इस गुफा में आप हमें क्यों लेकर आए हो? ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि इस जगह पर मैंने पहले भी कई सारे यज्ञ करे हैं। ओह, इसका मतलब ये है कि हम यहीं पर यज्ञ करने वाले हैं, है ना? हाँ, सही फरमाया, हम भी यहीं पर यज्ञ करने वाले हैं। लेकिन सावधान रहो तुम सब, क्योंकि वो चुड़ैल किसी ना किसी का ध्यान ज़रूर भटकाएगी, क्योंकि उसके लिए आज का दिन बहुत खास है। लो, ये ताबीज़ सभी लोग पहन लो, इससे वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, वो ध्यान ज़रूर भटकाएगी, तो स्मरण रहे कि यज्ञ के समय चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों का ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ठीक है पंडित जी, हम अपना ध्यान यज्ञ में रखेंगे, हम सब ने पंडित जी से कहा। फिर पंडित जी ने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी और हम सब ने एक एक करके पंडित जी का दिया हुआ वो ताबीज़ पहन लिया और यज्ञ में बैठ गए। पंडित जी ने अब एक एक करके भूतिया मंत्र पढ़ना शुरू करा। वो लगातार बोल रहे थे, लेकिन चुड़ैल का आने का नाम नहीं ले रही थी। अब उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक पीछे से
एक भयानक साया आ गया और हम सभी लोग डर गए। पंडित जी लगातार मंत्र बोल रहे थे और बार बार हमें कह रहे थे कि चुड़ैल का समय शुरू हो गया है और वो यहाँ पर आ गई है, तुम सब सावधान रहना। हम सब ने भी पंडित जी से कह दिया कि ठीक है पंडित जी, हम सावधान रहेंगे। इस बार वो साया मुस्कान के पीछे से गया तो थोड़ा डर गई। डरना मत मुस्कान, वो तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए तुम डरना मत। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो पंडित जी का दिया हुआ ताबीज़ तुम्हारे पास है वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ मुस्कान, डरो मत और याद रखो पंडित जी ने हमसे क्या कहा है, जब तक यज्ञ पूरा ना हो ध्यान नहीं भटकाना है। ओके, हाँ मुझे पता है, मैं अपना ध्यान बिल्कुल नहीं हटने दूंगी, उसने साहसपूर्वक कहा। पंडित जी के मंत्रों की ध्वनि लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके साथ उस साए की भी। अब वो साया हम सबका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा तो हम थोड़ा डर गए थे, लेकिन हम सब भी अपने साहस का परिचय देते हुए उसका सामना कर रहे थे। अचानक वो साया निशा के रूप में पंडित जी और हम सबके सामने आ गया। उस भयंकर नज़ारे को सामने देख हम सबके होश उड़ गए। खून से लथपथ वो भयानक चेहरा, हाथ के बड़े नाखून और खुले लंबे बाल, वो गुस्से से लथपथ लाल आंखें, एक भयानक सा चुड़ैल का रूप। एक पल के लिए हम सबके होश उड़ गए, लेकिन निशा की ऐसी हालत देखकर मुझे रोना आ गया और मैंने कहा निशा। मैं उससे कुछ कहने लगता, इससे पहले ही पंडित जी ने मुझे रोक लिया। रुको, तुम भूल रहे हो इस वक्त ये तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। हाँ पंडित जी मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे निशा को ऐसी हालत में नहीं देखा जा रहा। मैं जानता हूँ बेटा, इस वक्त हमें लेकिन यज्ञ पूरा करना होगा और चुड़ैल का खात्मा करना होगा। अब यहीं रुक जाओ, सही समय नहीं है उससे बात करने का। मैंने पंडित जी की बातों को हृदय में धारण कर लिया और कहा ठीक है पंडित जी। फिर पंडित जी ने उस चुड़ैल से बात करना शुरू कर दिया। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने उसके बाद उस पर भभूत फेंक दिया। मुझे जो चाहिए क्या वो तुम दोगे? वो हम सबको घूरती हुई कह रही थी। क्या चाहती हो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए तू वो नहीं दे सकता। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे नगरी वालों की और तुम सबकी जान चाहिए। बोल, देगा पंडित? चुड़ैल के इतना कहते ही हम सबके होश उड़ गए। मैंने कहा पंडित जी चुड़ैल क्या बोल रही है? पंडित जी ने मुझसे कहा रुको मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ये मकसद कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अभी जलाकर राख कर दूंगा। पंडित जी ने गुस्से में आकर कहा पंडित कभी नहीं कर सकता तू ऐसा, क्योंकि जब तक मैं निशा के शरीर में हूँ तू तब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे तो करके देख ले, तू मुझे जितनी चोट पहुँचाएगा सब की सब चोट निशा को लगेंगी। अब देख मैं क्या करती हूँ। वो चुड़ैल एकदम गुस्से में लाल होकर बोली। चुड़ैल ने अब वही करना शुरू किया जिसका हमें डर था। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और अचानक जोर जोर से दीवारों से टकराने लगी। उसको इस तरह टकराते देख हम सब के चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि वो हरकतें ही ऐसी कर रही थी। तो डर तो लगना ही था और अंजाम बेचारी निशा को भुगतना पड़ रहा था। दीवारों से टकरा टकरा कर उसने अपनी हालत को नाजुक बना लिया था। चेहरा पूरी तरीके से खून से लथपथ था। कांच से भी टकराने पर जगह जगह शरीर पर घाव हो गए थे। इधर से पंडित जी लगातार मंत्र बोल रहे थे। शायद वही कारण था उसका दीवारों से टकराना, क्योंकि पंडित जी के मंत्रों में उसे वश करने की क्षमता थी और वो वश में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि आज अमावस्या थी और आज का दिन उसके लिए खास था। इसीलिए वो बार बार खुद को दीवारों से टकरा रही थी ताकि शायद पंडित जी मंत्र बोलना रोक दें। लेकिन पंडित जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि शायद आज उन्होंने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ हो जाए आज इस चुड़ैल का खात्मा करके रहेंगे। लेकिन मुझसे निशा की ऐसी हालत देखी नहीं गई और मैं चिल्ला गया, रुक जाइए पंडित जी, रुक जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ रुक जाइए। मेरे सारे दोस्त भी एक साथ चिल्ला पड़े, रुक जाइए पंडित जी। तभी अचानक पंडित जी की आंखें खुली और आंखें खुलते ही उन्होंने कहा, ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरा ध्यान भंग कर दिया। तुम लोगों को इसका अंदाज़ा भी है तुम लोगों ने क्या किया है? एक भयंकर चुड़ैल को मरते हुए बचाया है तुमने, और अब इसका अंजाम क्या होगा तुम लोगों को पता भी है क्या? हम सब ने पहली बार पंडित जी को इतने गुस्से में देखा था और शायद ऐसा लग रहा था कि आज इनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। पंडित जी हम सब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चुड़ैल निशा पर हावी हो गई थी। अगर हम आपका ध्यान भंग नहीं करते
तो चुड़ैल निशा को मार देती। बाकी हमारा मकसद नहीं था आपका ध्यान भंग करने का, मैंने पंडित से कहा। सभी दोस्तों ने भी यही कहा। फिर पंडित जी ने बोला, देखो आप सभी मेरे बेटे जैसे हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुसीबत में मैं अपने बेटों की मदद करूं। और मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपने मेरा ध्यान भंग किया या फिर कुछ गलत किया। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि उस चुड़ैल को मारने का अवसर हमने खो दिया है। यही सही समय था उस चुड़ैल को मारने का, और हमने खो दिया है। अब बताओ, गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? हम समझ सकते हैं पंडित जी, अवसर गवाया है उसे मारने का, लेकिन निशा को बचाना भी तो ज़रूरी था। आखिर हम ये जंग उसी के लिए लड़ रहे हैं। सूरज, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ शायद तुम लोग अभी नहीं समझे। बताइए पंडित जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने ये अवसर खो दिया है, और ये बात तुम लोग बखूबी जानते हो कि अगर आज चुड़ैल का अंत नहीं किया तो सभी का सर्वनाश हो जाएगा। और तो और टाइम भी नहीं रहा है, सिर्फ 10 घंटे हैं हमारे पास। अगर हमने इन 10 घंटों में उसका अंत कर दिया तो कर दिया, वरना हमारा अंत हो जाएगा उल्टा। पंडित जी, माना कि हमने अवसर खो दिया है, लेकिन 10 घंटे तो है ना, कुछ नहीं हो सकता क्या अब? हाँ पंडित जी, कुछ नहीं हो सकता क्या? है, एक उपाय है उसे मारने का, लेकिन वो बहुत कठिन है। तलवार की धार पर चलना और उस एकमात्र बचे रास्ते को अपनाना दोनों ही सेम है, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमें मंजूर है पंडित जी, हम सभी ने एक साथ बोला। मुझे यही उम्मीद थी तुम बच्चों से, उस रास्ते को ज़रूर अपनाओगे तुम। हाँ पंडित जी, आखिर हमने पीछे मुड़ना नहीं सीखा है, बस आप उपाय बताइए, जल्दी से, हम सब ने बोला। ठीक है बच्चों, तो उपाय यही है कि हमें उस काली पहाड़ी के अंदर जाना होगा और उस चुड़ैल की गुड़िया को उसी यज्ञ में जलाना होगा, तब जाकर उस चुड़ैल का अंत होगा। और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो गुड़िया यज्ञ के समय उसके पास ही रहेगी। सभी लोग तैयार हो गए। जी पंडित जी, हम तैयार हैं। अब चलो, हमें बिना देरी के चलना चाहिए। हमें बिना देरी के उस काली पहाड़ी पर जाना चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकेंगे। पंडित जी के इतना कहते ही हम सब चल पड़े, और हमने मन में ठान लिया कि हमें उस पहाड़ी का सत्यानाश करना है। सूरज, क्या तुम पूरे कॉन्फिडेंस में हो कि हम खात्मा कर पाएंगे? झिंगू कहता है। कॉन्फिडेंस नहीं, और कॉन्फिडेंस बोल। आज तो मैं उस चुड़ैल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। ओह शांत हो जा सूरज, इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। और जहाँ तक तू बात कर रहा है, याद दिलाना पड़ेगा कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो चुड़ैल तुझे ऐसा धोएगी कि तुम्हें तुम्हारी परनानी के साथ साथ सरनानी भी याद आ जाएगी। झिंगू की इस बात पर हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रुक तो भी बताता हूँ तुझे, सावधान हो जा, आ रहा हूँ मैं। इतना कहकर सूरज उसके पीछे दौड़ने लगा और वो आगे। तभी झिंगू दौड़ दौड़ कर पंडित जी के पास चला गया और बोला, मुझे बचा लीजिए पंडित जी। झिंगू हमेशा से मजाकिया था और वो ज़्यादातर शब्द उल्टे बोलता था। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुमने मुझे आग का गोला बोला है ना, यही आग का गोला तेरे पर बरसेगा। शांत हो जाओ सूरज, ये भोला है, तुम इसकी बातों मत आओ। हमें हमारा मकसद पूरा करना है और उसके लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इसे छोड़ो और मकसद पे ध्यान दो। समझ गए हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी पंडित जी, मैं समझ गया हूँ। सूरज मन में सोच रहा था कि आज तो तू बच गया, लेकिन अगली बार तुझे तेरी नानी ज़रूर याद दिलाऊंगा। मेरा नाम भी सूरज है। उसके बाद थोड़ी ही देर में हम सब पहुंच गए उस काली पहाड़ी पर, जहाँ से वो चुड़ैल यज्ञ कर रही थी। हमें उस चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो जोर जोर से लगातार मंत्र बोल रही थी। अमावस्या की काली घटा छा चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। हमारे पास अब बस 5 घंटे बचे थे और चुड़ैल के लिए आज का दिन खास होता ही जा रहा था। उसकी भयानक हंसी हमें बाहर तक सुनाई दे रही थी। हम सब निश्चिंत होकर अंदर प्रवेश कर गए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ही चुड़ैल की आवाज़ और भी ज़्यादा भयानक हो रही थी। तुम सबको अपना प्लान याद है ना? यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना बनी बनाई योजना पर पानी फिर जाएगा और सारा काम चौपट हो जाएगा। तो ध्यान रहे, हम बड़े ही सतर्क रहेंगे। जी पंडित जी, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। सूरज, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना होगा? कैसे भी करके तुम्हें उसका ध्यान हटाना है और उसे अपने पीछे लगाना है, और मौका मिलते ही रियान उस गुड़िया को उस आग में फेंक देगा। बस यही हमारा प्लान है। याद रहे, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना सारी योजना बेकार हो जाएगी।
जी पंडित जी, मैं समझ गया हूँ, आप चिंता ना करो। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और रियान, तुम उस गुड़िया को जला देना। ठीक है पंडित जी, बस मुझे मौका मिलने दीजिए। मुस्कान और झिंगू, तुम्हें इस तरफ भागना है और सूरज उस तरफ भागेगा, ताकि वो चुड़ैल कंफ्यूज हो जाए। समझ गए ना तुम दोनों? उन्होंने भी हाँ कहा, और मैं किसी अन्य रूम में जाकर अपने मंत्रों की साधना करूँगा, ताकि वो चुड़ैल तुम सब पर शक्तियों का प्रहार ना कर सके। समझ गए हो ना? अब जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। पंडित जी के कहने पर हम सभी लोग चले गए थे। सूरज उस तलघर में चला गया जहाँ पर वो चुड़ैल भूतिया की कर रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया, लेकिन मैं तलघर पर दूसरे रूम में जाकर छिप गया, ताकि वो मुझे न देख सके और सूरज उसे भ्रमित कर दे। अब हम और सूरज दोनों उस तलघर में पहुंच गए थे जहाँ वो चुड़ैल भूतिया यज्ञ कर रही थी। इधर मुस्कान और झिंगू ने भी तैयारियां कर ली थी और पंडित जी ने मन ही मन मंत्र बोलना शुरू कर दिया था। पंडित जी के मंत्र शुरू करते ही चुड़ैल को पता लग गया कि यहाँ पर कोई तो है। मैंने कहा कि सूरज, लगता है पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिए हैं, अब तुम्हारी बारी है, जाओ जल्दी से। उसने एक पत्थर उठाया और उस चुड़ैल के सिर पर मार दिया। सिर पर पत्थर लगते ही उस चुड़ैल की आंखें खुल गई और गुस्से से आंखें लाल करते हुए बोली, कौन है यहाँ पर? उसकी ऐसी चीख ने पूरी पहाड़ी को हिला कर रख दिया। मुस्कान और झिंगू को भी पता चल गया था कि अब चुड़ैल आने वाली है। ये चुड़ैल के बच्चे, मैंने किया है तेरा ध्यान भंग। देख इधर, सूरज चिल्ला रहा है। मैं पास ही में कमरे में जाकर छुप गया था ताकि वो मुझे न देख सके। लाल पीली होकर वो चुड़ैल बोली, इतनी हिम्मत तेरी, अब इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी, सावधान हो जा। इतना कहकर चुड़ैल वार करने लगी, लेकिन उसकी शक्तियों ने उसका साथ नहीं दिया। वो असमंजस में पड़ गई और बोली, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? हम समझ गए कि पंडित जी ने मंत्र बोल दिया है, इसीलिए उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। सूरज उसे ठेंगा दिखाते हुए बोला, ओए चकचुंदरी चुड़ैल, इधर आ, तेरी शक्ति काम नहीं करने वाली। शक्तियाँ नहीं चली तो क्या हुआ? तुझे तो मैं ऐसे ही मार दूंगी। मुझे बाद में मारियो, पहले मुझे पकड़ के दिखा दे। सूरज के इतना कहते ही वो सूरज के पीछे दौड़ने लगी। सूरज वहां से ऊपर के तलघर में चला गया जहाँ पर मुस्कान और झिंगू थे, और वो चुड़ैल भी सूरज के पीछे पीछे आती गई। उसी मौके का फायदा उठाकर मैं चुड़ैल वाले कमरे में चला गया और जाते ही देखा कि वो गुड़िया वहीं पर थी। चुड़ैल सूरज से तेज दौड़ी और तेज दौड़कर उसने सूरज का गला कसकर पकड़ लिया। सूरज छटपटाने लगा, लेकिन मैंने बिना देरी किए उस भूतिया गुड़िया को यज्ञ में डाल दिया, और उस गुड़िया को यज्ञ में डालते ही वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और छटपटाने लगी। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही छटपटाती रही और उसके बाद काले धुएं में परिवर्तित होकर उड़ गई। फिर मैं जल्दी से निशा को लेकर ऊपर के तलघर में गया। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज हमने साबित कर दिया था कि घर बैठे नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हुआ भी यही था, हमने आखिरकार अपने दोस्त को बचा लिया था। हम सभी ने मिलकर निशा को पूरी बात बताई और पंडित जी का शुक्रिया अदा करा और उनसे आशीर्वाद लेकर चल दिया अपने घर की ओर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरीज। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई स्टोरीज़ के सजेशन देने हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय।